यस मैम। चलो, आज है अपना लेक्चर नंबर 11। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम लोगों ने स्प्लिटिंग की बात कर ली थी। आज हम लोग करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है उसकी बात करते हैं। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कह सकते हो या टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल फिट थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में। इसमें जो CFSE होगा, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको डेल्टा T से डिनोट करते हैं। जैसे वहां पे डेल्टा O से डिनोट किया जाता था, यहाँ पे उस स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा T। एक छोटा टॉपिक और है, हैं छोटे छोटे रह गए। आज NCERT लाए? अच्छा, आज नहीं लाए, कोई बात नहीं। चलिए स्प्लिटिंग की बात कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देखिए d ऑर्बिटल की होनी है, तो टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होगा ही होगा, है ना। 5 d के ऑर्बिटल थे, फिर उसके बाद हमने एज्यूम किया कि एक है आपका, ये क्या है, बैरी सेंटर। इसको हमने बोला क्या, बैरी सेंटर, जिसपे एक एवरेज एनर्जी ले ली। अब इससे एनर्जी कुछ की बढ़ेगी और कुछ की क्या होगी, कम होगी। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन से आए थे, ऊपर 3 आए थे या 2 आए थे, ऊपर 2 थे, तो अब की बार ऊपर में 3 जाएंगे, अपोजिट चलता है, और यहाँ पे 2 आएंगे, ठीक है। अब ऊपर में 3 जो आ रहे हैं वो वही 3 है जो पहले भी थे, dxy, dyz और dzx। और नीचे जिनकी एनर्जी कम हो रही है वो है आपके dx² माइनस y² और dz², ठीक है। इसमें जो स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा ये जो डिफरेंस है, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, डेल्टा T लिखेंगे यहाँ पे। तो ये जो डेल्टा T होता है ये छोटा होता है आपका डेल्टा O से। मतलब अगर लिगेंड सेम है और 6 लिगेंड लग रहे हैं और 4 लग रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड बन रहा है, तो वहां पे आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए कम होती है। यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग इज लेस देन ऑक्टाहेड्रल। स्प्लिटिंग का मतलब समझ रहे हैं, स्प्लिटिंग का मतलब है कि एक एवरेज एनर्जी है। स्प्लिटिंग का मतलब एनर्जी से ऐसे लेते हैं कि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा, बैरी सेंटर से ये ऊपर और नीचे का ये जो टोटल वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। तो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ज्यादा ये डेल्टा बनेगा, उतना बड़ा CFSE बनेगा, डेल्टा उतना बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा T जो है वो छोटा होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग से। अगर टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करो तो टेट्राहेड्रल में देखो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, TD बोलते हैं शॉर्ट में। टेट्राहेड्रल में इस तरीके से अटैच होंगे। अगर इस तरीके से अटैच हैं तो आप अगर बोलो तो x, y और z, जो हम लोग उसमें बात कर रहे थे कि जो x एक्सिस में आएगा, जो y एक्सिस में आएगा, जो z एक्सिस में आएगा, उसके ऊपर रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। उस बेसिस में हमने ऑक्टाहेड्रल में बोला था कि dx² माइनस y² और dz² जो होता है
वो इस तरीके का होता है कि dx² माइनस वाई स्क्वायर xy के अलॉन्ग होता है और dz² z एक्सिस के अलॉन्ग होता है और एक उसके चारों तरफ रिंग होती है जो xy प्लेन में होती है। तो इसलिए उसमें रिपल्शन ज्यादा लग रहा था। लेकिन इसमें जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरीके से 109 डिग्री का एंगल होता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो एक्स वाई जेड में मिले, है ना, एग्जैक्ट उसमें नहीं मिलेगा, कहीं बीच बीच में मिलेंगे। इसलिए ये जो डी एक्स वाई थे जो 45 डिग्री के एंगल पे थे एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड था 45 डिग्री पे वाई और जेड के बीच में, और जेड एक्स था आपका 45 डिग्री पे जेड और एक्स के बीच में। इन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा क्योंकि टेट्राहेड्रली लिगेंड आ रहा है, तो इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ी और ये वाले की एनर्जी कम हुई। बात समझ में आई? वहां पे इन दोनों का ऊपर जाने का क्या रीजन था और यहाँ पे इनके ऊपर जाने का क्या रीजन है। बेसिकली जो ज्योमेट्री बन रही है उसके हिसाब से फील्ड की बात होती है। ठीक, अगर लिगेंड सेम लेते हो तो डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, किससे, डेल्टा ओ से। आगे पॉइंट में लिख लो, ये अगर नोट कर लिया तो आगे पॉइंट में लिखो। अब आगे बात करते हैं इसमें। वहां पर हम लोगों ने ऊपर कितना लिया था, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी ली थी, 0.6 ली थी ना प्लस में। यहाँ पे लेंगे हम लोग 0.4 डेल्टा टी प्लस में, ये नीचे वाली जस्ट अपोजिट हो जाएगी 0.6 डेल्टा टी माइनस में। क्लियर है बात इतनी? इस स्लाइड के पॉइंट नोट हो जाएं तो बता दीजिएगा ऑनलाइन। जस्ट अपोजिट कर देना है और ये वैल्यू, ये जो बनाना है ये थोड़ा छोटा बनाना है ऑक्टाहेड्रल से, ये एनर्जी का डिफरेंस कम। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नॉट अकर। पेयरिंग क्यों नहीं होती है, देखो बात को समझो ध्यान से। स्प्लिटिंग का मतलब है कि ये एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे क्या थे, 2 थे। यहाँ पे जो 3 थे वहां पे हमने 3 को T2G बोला था ऑक्टाहेड्रल में, यहाँ पे G वर्ड हटा दिया जाता है, केवल T2 बोलते हैं। G जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो आपको G का मतलब बताया जाएगा। G का मतलब होता है जीरेड और जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जितने भी ये ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए वहां पे नाम T2G और EG दिया जाता है। यहाँ से G हटा लिया जाता है, इसको E बोलोगे, इसको T2 बोलोगे केवल टेट्राहेड्रल में। क्यों G इसलिए हटा दिया, क्योंकि G जो है हटा दिया गया क्योंकि G का मतलब होता है जीरेड और जीरोड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नॉट सिमेट्रिकल होते हैं, ऑर्बिटल्स नॉट सिमेट्रिकल। इसमें ऑर्बिटल सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इसलिए जी को क्या कर दिया यहाँ से हम लोगों ने हटा दिया, T2 और E ही बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं होगी, देखो
यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये छोटा डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस छोटा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आसानी से चला जाता है। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी तो वो नीचे वाले में ही आ जाएगा, तो पेयरिंग करवा देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंस छोटा होता है तो आप लिखेंगे डेल्टा टी इज स्मॉल, सो इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू T2 इजीली मूव कर जाता है। सो पेयरिंग नॉट अकर, ब्रैकेट में लिख लो, पेयरिंग इज रेयर, बहुत कम, कोई एक केस कोई देखा गया है। टेट्राहेड्रल में पेयरिंग क्या है, रेयर है, इन जनरली नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस छोटा है। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएगा फिर उसके बाद ऊपर वाले में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यानी पीवी तो यहाँ पे कैलकुलेशन में लगाना ही नहीं है। अच्छा, पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, अनपेयर्ड मिलेंगे, पेयर नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनने के चांसेस हैं? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, तो क्या लिखेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विल फॉर्म। हाँ हाँ, high spin complexes will formed. फोर बाई नाइन की वैल्यू कितनी होती है? 4/9 की वैल्यू आएगी 0.4 करके आएगी ना कुछ। पॉइंट 44। डेल्टा ओ का 0.4। चलो ये नोट हो गया, समझ आ गई बात। अगले पॉइंट पे आते हैं। ऑनलाइन बच्चों कर पा रहे हैं? ऑनलाइन अब एक डेटा लिख लो, अगर मान लो तुम वो सेम लेते हो तो डेल्टा ओ इंटू 4/9 आता है डेल्टा टी। मतलब अगर लिगेंड सेम ले लो तो टेट्राहेड्रल फील्ड लगाओगे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कितनी आएगी एनर्जी, 4/, ऑक्टाहेड्रल मल्टीप्लाइड बाय 4/9 इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल की एनर्जी आ जाए। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो अगले पॉइंट पे एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इन जनरली octahedral complexes are more stable than tetrahedral। इन जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं बोलेंगे, इन जनरली। हाँ, क्योंकि नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है और इस स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबल करती है वो। बिकॉज
CFSE जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी is high in case of octahedral field. ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो इन जनरली ऐसा देखा जाता है कि वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, ये एनर्जी की वैल्यू हाई है, जितना इसकी एनर्जी की वैल्यू हाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी उस कॉम्प्लेक्स को। कोई समस्या? अब कोई क्वेश्चन कर लेना इसका। अच्छा देखो, कल हम लोगों ने बात करी थी पी की, पेयरिंग एनर्जी की, है ना? पी की बात करी थी कल हम लोगों ने, पेयरिंग एनर्जी की, है ना? पेयरिंग एनर्जी की बात करी थी। तो जब पेयरिंग होती है, व्हेन पेयरिंग अकर, जब पेयरिंग होगी तो आपका उस केस में क्या होता है, पेयरिंग के लिए डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होनी चाहिए पेयरिंग एनर्जी से। मतलब जितना स्प्लिटिंग से एनर्जी हो रही है वो पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी पेयरिंग होगी, है ना? तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब SFL ले लेते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेते हो, तो पेयरिंग होती है। तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, किस केस में, SFL के केस में। और जब हम बोलेंगे कि पेयरिंग नहीं हो रही है तब पेयरिंग एनर्जी बड़ी है और डेल्टा O छोटा है, ये किस केस में देखने को मिलता है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल फील्ड में जब हम बोल रहे हैं पेयरिंग कभी नहीं होगी, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड में थर्ड पॉइंट में लिख लीजिएगा, टेट्राहेड्रल फील्ड में TD में क्या केस आएगा, डेल्टा T क्या होगा, जब पेयरिंग नहीं हो रही तो डेल्टा T क्या होगा, हमेशा छोटा होगा पेयरिंग एनर्जी से, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। ये तीनों पॉइंट अलग अलग करके नोट कर लीजिए। अब निकाल लेंगे डेल्टा T अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए, CFSE निकाला जाए, एक दो निकालते हैं, D4 निकालते हैं, D5 निकालते हैं, D7 निकालते हैं। चलो कल की तरह ही करना है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, ध्यान में बस रखना है टेट्राहेड्रल में पेयरिंग नहीं करना, चाहे स्ट्रॉन्ग आ जाए चाहे वीक आ जाए। तो पहले D1 के लिए करते हैं, टेट्रा, एक बार स्लाइड पीछे कर, D1 के लिए करिए, कोशिश करिए, बता दिया आपको, करिए। टेट्राहेड्रल फील्ड है, D1 के लिए कर रहे हैं, तो कैसे देखना है अपने को, पेयरिंग वेयरिंग तो देखनी नहीं, तो ओरिजिनल बनाने की जरूरत नहीं है, है ना? पेयरिंग देखनी नहीं है,
ओरिजिनल हम किस लिए बनाते हैं? पूरा डायग्राम बनाना है तो बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो ओरिजिनल हम किस लिए बनाते हैं? पेयरिंग को कंपेयर करने के लिए, ओरिजिनल में कितने पेयर थे, बाद में कितने पेयर हुए, तो पेयरिंग देखनी नहीं है। तो आराम से ऊपर कितने ऑर्बिटल बनाए थे? 3, और नीचे कितने बनाए थे? 2। ऊपर वाले को क्या बोला था? T2, और यहाँ पे क्या बोला था? G। पेयरिंग होनी नहीं है, E बोला था, G तो हटाई दिया था, E। तो पेयरिंग होनी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? E में आ जाएगा, नीचे वाले में पहले आएगा। तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2 0 E1, ये हो जाएगा D1 का कॉन्फ़िगरेशन। अब चाहे पेयरिंग होनी नहीं तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लो चाहे वीक फील्ड ले लो, एक ही बात। SFL में भी यही होगा और WFL सेम होगा। CFSE निकालें, हैं? हाँ निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, 7 का निकालते हैं, देखते हैं। CFSE निकालें। CFSE में ये वाला पोर्शन कितना था? बोलो जल्दी से। -0.6 ऊपर वाला कितना था प्लस में, और नीचे वाला था -0.6 डेल्टा T। तो यहाँ पे यही आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ई में है। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात? D4 करें। D4 का करिए, नीचे तो लिखते नहीं हम, ऊपर लिखते हैं ना ये नंबर। D4 का करें, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, E-T, जल्दी जल्दी भरने आना चाहिए। D4 करना है, पेयरिंग होगी नहीं, 1 2, पेयरिंग तो होनी नहीं तो ऊपर जाएगा, तो क्या बन गया? T2 2 E, ये बन गया। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो यही केस बनेगा। सब लोग कर पा रहे हैं? दोनों में सेम बन रहा है। CFSE इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। ऑनलाइन बच्चों आ रहा है? yes, ये आ गई, सही है। D5 करें। D5 में सब में एक एक हो जाएगा, पहले नीचे वाले में भरेंगे फिर ऊपर वाले में। D5 में सब में एक एक हो जाएगा, तब तो पेयरिंग चालू ही हो जाएगी ना, तब इनकी वजह से नहीं हो रही है ना। हाँ, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाएंगे, तब तो पेयर तो होंगे। तो D5 हो गया, तो D5 में देखिए क्या सिचुएशन बनी आपकी, T2 3 E2 ऊपर लिखना है। अब CFSE 0.4 में कितने थे? 3 थे, और 0.6 में कितने थे? 2 है। तो क्या वैल्यू सेम आ रही? देखिए, क्या देखिए, देख नहीं रहे, 0 आ जाएगी ना, 1.2 1.2, यही तो पूछ रही हूँ, 0 आना है इसलिए पूछ रही हूँ। दोनों की वैल्यू सेम आ गई ना। D5 पूरा दिखाई दे रही है स्लाइड ऑनलाइन?
बादल, सक्षम, विराज, जितने भी बच्चे ऑनलाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब फटाफट से D7 का करेंगे, D7 का करेंगे, D7 का करेंगे। चलिए 1 2 3 1 2, इसमें ओरिजिनल भी बना लो। D7 में ओरिजिनल में क्या होता है, ऐसे भरते हैं ना 7 को ओरिजिनल। अब बनाते हैं, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे ठीक, तो पहले नीचे भरे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे होगा, ठीक है। देखो पहले भी 2 ही पेयर थे, अभी भी ओरिजिनल में भी इसमें भी 2 ही पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई पेयरिंग वेयरिंग एक्स्ट्रा तो लगानी नहीं है। तो यहाँ पे बन गया आपका E, और ये क्या बन गया T2, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी T2 3E4, है ना। CFSE लिख दे, ये वाले कितना था 0.4 डेल्टा T इंटू 3 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना लिखना होता है, 0.6 इंटू डेल्टा T इंटू, कर लेंगे, टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.4, और ये कितना आ जाएगा 1.2, तो माइनस का 1.2 डेल्टा T, ये आ जाएगा। अब आ गया बच्चा पार्टी, कर लेंगे। अब तो कर लेंगे मेरे ख्याल से आप। क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लिमिटेशन इसकी करते हैं। एसी बंद कर दूं, ठंड लग रही। नहीं नहीं, इसका क्वेश्चन लगे याद कर लो, फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, चलो फिर फटाफट करा दे। वो आप कहेंगे तो करा देंगे, क्योंकि ये तो करे हुए हैं ना अपन ने। नेक्स्ट क्लास में तो जो जैसे कुछ अगर थ्योरी रह जाएगी वो करवाएंगे, ये तो आपने करे हुए हैं ना, साथ साथ में इसमें कर लिया आपने पीवाई को, और आपकी डिमांड होगी तो करा देंगे। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। बेहतरीन सवाल है। CFSE दे रखा है, CFSE of TiH2O होल 6 ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है +3, इसकी CFSE है -96.0 किलो जूल पर मोल, ये दे रखी है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स will absorb maximum wavelength
एनएम में बतानी है वेवलेंथ, कौन सी एब्जॉर्ब करेगा। भारत का बादल का क्या है? अच्छा, नैनोमीटर उसे पसंद है। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो टीआई का, चलो शैतानी नहीं करो। हाँ तो बनाइए ना। H2O है, टेट्राहेड्रल है, CFSE लिखिए। CFSE दिया हुआ है ना, तो CFSE पहले लिखेंगे, फिर उससे डेल्टा O निकलेगा। हिंट दे देते हैं आपको, क्वेश्चन का हिंट सुनिए, मैं दे रही हूँ, क्वेश्चन में दिया नहीं है, सुनो ध्यान से। CFSE हम लोग फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, है ना। CFSE अपने को गिवन है ना, ये गिवन है अपने को CFSE का डेटा, तो अपने को यहाँ से डेल्टा O की वैल्यू निकाल लोगे, ये फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही डेल्टा O अपने पास आ जाएगा, उसको हम लोग इक्वल करेंगे, डेल्टा O इक्वल टू करेंगे SC बाई लैम्डा, लैम्डा निकालना है आपको, SC बाई डेल्टा O का कितना है वेवलेंथ एब्जॉर्ब, वो आ जाएगी है। जो CFSE का पहले लिखोगे, फिर डेल्टा O निकालोगे उससे। बात समझ आ रही है? डेल्टा O नहीं दिया है आपको, CFSE दिया है, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले डेल्टा O, फिर बात बनेगी। अब उसके लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, हाँ टाइटेनियम 22 है, हाँ 3d2 4s2। ऑनलाइन बच्चे सब लोग करिए, कोशिश करिए, हिंट दे दिया मैंने। टाइटेनियम के लास्ट में होता है 3d2 4s2, यहाँ पे टाइटेनियम है +3, तो 3d1 4s0 बन जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d1, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d1, 3d1 ही तो हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इतना इजी दिया है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो H2O आपको पता है वीक फील्ड है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता हो तो भी चलेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे लिखते थे, ऊपर 3 लिखते थे, ऊपर 2, ऑक्टाहेड्रल में यही होता था ना, इसको बोलते थे हम लोग Eg, और इसको बोलते थे T2G। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, Eg में 0 और T2G में कितने आएगा 1, यही तो आएगा। ऑनलाइन यहाँ तक बात समझ आ गई? अब CFSE निकाल लेंगे, नीचे वाले में CFSE दे रखा है, उसका इक्वेशन लिखना है बस, नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन है केवल, और नीचे वाला ऑक्टाहेड्रल में कितना था, मेरे ख्याल से माइनस में 0.4, तो माइनस डेल्टा O इंटू 0.4 था, ये इंटू 1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये है CFSE। अब CFSE की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो, -96 लिख दिया, ये माइनस डेल्टा O इंटू 0.4, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, डेल्टा O की वैल्यू आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाई 0.4, यहाँ पे आगे 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 240 आ गया, ये आ गया किलो जूल पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल।
अब इसको ऑनलाइन बच्चों क्लियरिटी है? अब किलो जूल में आ गया, जूल में रख लो क्योंकि अपने को एससी बाई लैम्डा जो है वो जूल में लगाना है। जूल पर मोल हो जाएगा। अब लगा देते हैं इसको, एससी बाई लैम्डा के इक्वल कर देते हैं। तो एब्जॉर्ब जो वेवलेंथ है ना वो पता लग जाएगी आपको। H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 रख लेंगे। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 लेते हैं ना, लैम्डा, और डेल्टा O आ गया 240 इंटू 10⁻3। इतना करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 480, लैम्डा की वैल्यू आएगी 480 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो इसको लिख देंगे 480 नैनोमीटर। आंसर नैनोमीटर में पूछा। इतना नहीं आ रहा है? हाँ, इतना कैसे आएगा? कुछ तो पर मोल है, एक इलेक्ट्रॉन, एक के लिए सोचने के लिए उससे तो नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। क्योंकि पर मोल दे रखा है ना। ये डेटा पर मोल है ना, ये 1 मोल के लिए है। ये वैल्यू 1 मोल के लिए आ रही है ना। आंसर रुको 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 करते हैं। अपना आया था 240 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल था ना, ये 1 मोल के लिए था। तो अगर आप लेते हो 1 के लिए तो कितना आ जाएगा? ये आएगा मेरे ख्याल से। एक के लिए ये डेल्टा O आएगा। अब इसको लगा के देखो, वैल्यू आ रही है? नहीं, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। -23 का होता है। अच्छा, ज्यादा हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करो तो देखो निकल रहा है कि नहीं। निकालिए जल्दी, आगे का टॉपिक भी तो करना है।
क्या हुआ बेटा? 496 आ रहा है। अच्छा, गार्गी धीरे। ये पर मोल था ना, तो इसमें डिवाइड करो इससे। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये पर मोल है ना, तो यहीं पे डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड कर लो, तब बनेगा, है ना, तब बन जाएगी वैल्यू। अब ये यहाँ से कट गया, ये -20 बन गया, और ये बन गया 40, है ना, 40 इंटू 10⁻⁻20 बन गया। ये पर उसके लिए, मोल के लिए, पर उसके लिए बन गया। तो ये वैल्यू अब आ जाएगी, ये वाली यहाँ चेंज कर देंगे तो आंसर SC/λ इसकी जगह रख। 40 इंटू, यानी मोल वोल का भी ध्यान रखना है भाई कि, है ना, अब बन जाएगा, अब बनेगा। हाँ, ये आंसर दे रहे हैं 480, तो वो 500 हम लोग जो अप्रॉक्स ले रहे होंगे ना, इन्होंने सारे डेटा दिए हैं। Na की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻23, और प्लैंक कांस्टेंट की दे रखी है इन्होंने 6.4 इंटू 10⁻⁻34। जितना मतलब क्वेश्चन में देंगे उतना ही रखना है अपने को। तो क्वेश्चन में इन्होंने h की वैल्यू 6.4 दे रखी है, अपन ने 6.6 ली है ना, उन्होंने 6.4 दे रखी, तो उससे करेंगे तो आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है वही यूज करना है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब CFSE दिया हो तो उससे डेल्टा O या डेल्टा T निकाल करके वो कॉम्प्लेक्स कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? इसका रीजन है DD, इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। एक डी स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स में, एक से डी इलेक्ट्रॉन एक ही लेवल पे थे, दो लेवल पे बट गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, इसको हम लोग कहते हैं DD ट्रांजिशन। इसकी वजह से आता है कलर, और कलर आता है किस वजह से? मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स कुछ सनलाइट जब उस पर पड़ेगी तो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ को क्या करेगा, जो बची हुई वेवलेंथ होगी उसको विब ज्योर में, जो बची हुई वेवलेंथ होगी उसको ट्रांसमिट कर देगा। जिसको ट्रांसमिट करेगा उसके हिसाब से आपको कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही करने वाले हैं हम लोग। कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एनर्जी मतलब बाहर से लेना पड़ता है ट्रांजिशन के लिए। हाँ, ये डेटा तो रॉन्ग ही था ना, ये हटाई, आ गया करेक्ट। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि भैया प्राइम रीजन क्या है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का? बोलेंगे ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ऑप्शंस में भी आ जाता है कई बार, बड़ा पूछते हैं ये। कॉम्प्लेक्सेस में कलर किस वजह से होता है? color of complexes, prime reason is due to DD transition। लिख लिया?
क्या हुआ? सबका अलग अलग चलता है भाई, हिसाब किताब, सबकी स्पीड अलग होती है। कलर कहाँ गया भाई? कलर बताए जाए कुछ कॉम्प्लेक्सेस के। आवाज नहीं, आवाज नहीं। थोड़ी देर में, 2 मिनट में बातें करना चालू। ज्यादा देर नहीं लगती आप लोग को, शैतानी चालू हो जाती है आपकी। अब कलर गया कहाँ? आ गया, चल। देखो जैसे मान लो डी में इलेक्ट्रॉन 0 हो, डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो? 0 हो, या डी में इलेक्ट्रॉन 10 हो, फुल फिल्ड हो, या तो डी में इलेक्ट्रॉन हो ना, या तो डी में इलेक्ट्रॉन क्या हो? फुल फिल्ड। तो इस केस में क्या होगा, ये एक सिचुएशन जो है इसमें, अब जैसे मान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है या टेट्राहेड्रल फील्ड है, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे भर दोगे। अब 10 की सिचुएशन ये है कि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओ चाहे वीक फील्ड लगाओ, 5 ही ऑर्बिटल हैं, तो सब में पेयरिंग होनी है, सब भर जाने हैं, है ना? एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को नहीं जाना है, मतलब फील्ड का कोई इफेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, स्प्लिटिंग का कोई इफेक्ट D10 में है ही नहीं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होंगे या जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, उन कॉन्फ़िगरेशन में एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन जाने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पे नो डीडी ट्रांजिशन, और जहां पे भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा वो होंगे कलरलेस। कलर का कोई कॉन्सेप्ट वहां पे है ही नहीं, कलरलेस हो जाएंगे। एक बार वापस समझा दो, समझ में आया। देखो कॉम्प्लेक्स वो कलर देंगे, हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं, है ना? लेकिन कौन कौन से कलर्ड होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे में जाने के चांसेस होंगे। D10 का कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखो चाहे वीक फील्ड में लिखो, 5 ऑर्बिटल हैं, एक एक करके भरो या पेयर अप करके भरो, एक ही तरीके से भरेंगे, सब 5 के 5 पेयरिंग स्टेज में ही रहेंगे हमेशा। 10 अगर इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं तो यहाँ पे एक डी से दूसरे डी में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, सब में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरेंगे ही, 10 है क्योंकि फुल फील्ड है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो फिनोमेनन है डीडी ट्रांजिशन का, ये होगा ही नहीं, और अगर ये देखा नहीं जाएगा तो क्या होगा? कैसा होगा? कलरलेस। जैसे हमने वो जो टेट्राहेड्रल वाले कलरलेस की बात नहीं है, जो आपके जिसमें इलेक्ट्रॉन की चेंजेस नहीं किए जा सकते। अभी एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको मिल जाए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए? D1। जैसे आपकी बात अगर करो, स्कैंडियम में होता है 3D1 4s2, 3D1 4s2। अगर हम बोलें कि स्कैंडियम के ऊपर +2 का चार्ज है तो 4s2 आपका निकल जाएगा, है ना? और क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? 3D1। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहीं पे तो रहेगा, एक में ही रहेगा ना, यहीं पे रहेगा, कोई पेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, ये उठ के ऊपर तो जाएगा नहीं, एक है तो ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं, पहले नीचे वाले में ही भरेगा। तो इसका मतलब स्कैंडियम +2 जो होगा ये भी कैसा होगा? कलरलेस। यानी कि
D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, D में इलेक्ट्रॉन ही ना हो, D 0 है तो कहां से जाएगा ऊपर नीचे, D10 हो पूरा पैक है तो ट्रांजिशन के कोई चांसेस नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल में बोले तो हम बोल सकते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसमें जो होता है वो D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस। लिख लीजिए। ये कैसे मिलेंगे, कलरलेस। कलरलेस होगा, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, ऊपर जाएगा कैसे, ऊपर जाएगा, चलो अब कलर में थोड़ा सा और बात करते हैं, जो कलर्ड होंगे वो कैसे होंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखो। कलर में कैसे होता है, नोट नहीं हुआ, कलर आएगा कैसे, एक बार ये चीज खत्म हो तो एक बार डी ट्रांजिशन कैसे होता है वो भी बता दे, ये यहाँ पे है नहीं, अपने सिलेबस में डी ट्रांजिशन है नहीं, लेकिन फिर भी बता दे। कलर में देखो क्या होता है, कलर में जो बात अभी आपको समझाई कि ये रहा कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कोई है ना, इसके ऊपर पड़ी लाइट, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या पड़ गई, लाइट, तो लाइट पड़ेगी जब, तो ये क्या करेगा, सम वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लेक्स जो अभी निकाली थी आपने वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उसी की वजह से फिर स्प्लिटिंग होगी, है ना, तो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ वेवलेंथ को क्या कर देगा, जो बची हुई होंगी उनको क्या करेगा, आ तो पूरी रही है ना वेवजोर, कुछ वेवलेंथ को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, तो जिनको भी ट्रांसमिट करेगा, जो ट्रांसमिट होंगे वो जो होंगे वो कलर के फॉर्म में दिखाई देंगे, ये हमको विजिबल होगा। पहले ये नोट करो फिर पीछे जाए। स्कैंडियम +2 में डी पे तो 1 रहेगा ना, 4s का ही तो जाएगा, 4s का ही तो जाएगा। हाँ पूरी ब्रांच है ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन आपके में इतना डिटेल है नहीं, मतलब वो स्पेक्ट्रो पढ़नी नहीं है आपको, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उतनी डिटेलिंग की। आपका कौन सा बोर्ड था, मेरा तो यूपी बोर्ड, हम लोग का सिलेबस वगैरह बहुत ज्यादा आता था। हाँ पीछे स्लाइड पे जाना है हर्ष, स्कैंडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो कलर में एक और चीज है कि कैसे कलर पैटर्न किस तरीके का दिखता है,
जैसे मान लो आई को हटा भी दो, ठीक है, देखो ध्यान से, हाँ साथ होते हैं, आई को इसमें इस, ये एक ट्रिक काइंड ऑफ है, इसमें आई को इंक्लूड किया, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स है ना, इससे मान लो वायलेट कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, किस कलर की वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की, कॉम्प्लेक्स ने वायलेट वाला वेवलेंथ इसने, ठीक, तो अब क्या होगा, इसके सामने का जो कलर है ना येलो हो गया, या येलो ग्रीन सा दिखाई देगा, ऐसा कलर दिखाई देगा, तो कलर हमें जो विजिबल होगा कॉम्प्लेक्स का, जो हमें दिखेगा या जो ट्रांसमिट होगा वेवलेंथ, वो कौन सा हो सकता है, येलो ग्रीन हो सकता है। और इसके सामने जैसे विजिबल के सामने ये जो कलर है, इसको हम बोलेंगे, जो आपका ट्रांसमिट होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये हो गए, तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका क्या मतलब है कि जिसको एब्जॉर्ब करेगा वो कलर नहीं दिखेगा, उसका जो अपोजिट वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो दिखेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एब्जॉर्ब अलग को करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा, तो जो ट्रांसमिटेड कलर होगा, जो ट्रांसमिट होगा वेवलेंथ, उसके हिसाब से कलर दिखने वाला है हमारी आंखों को, ठीक है, तो एक दो इसमें एग्जाम्पल लिखवाते हैं, तो उससे समझिए, और क्वेश्चन क्या आया वो भी थोड़ा सा बात करेंगे। अगर अपन ग्रीन को ले रहे तो क्या ग्रीन को ले रहे हैं तो, हाँ इधर इधर अगल बगल को भी ले रहे हैं थोड़ा सा, वो ये आपको एक ट्रिक है, एक अंदाजा लगाने की, हाँ ऑप्शन में ऑरेंज भी हो सकता है। अब देखो जैसे दो तीन एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो दो तीन, इससे आपको आइडिया लगेगा, जैसे जो बुक के जो डेटा है उसके हिसाब से, अगर वायलेट वो उसने एब्जॉर्ब किया है तो येलो ग्रीन कलर आ रहा है, अगर एब्जॉर्ब उसने किया है वायलेट, तो जो कलर विजिबल है वो कौन सा है, येलो ग्रीन, ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, YG येलो ग्रीन। अगर उसने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है तो ऐसे क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए ना, लेकिन ब्लू को ऑब्जर्व करने में लिख रहे हैं येलो दिखाई दे रहा है, तो ये चार्ट फॉलो नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई। अगर ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब किया है उसने तो ऑरेंज दिख रहा है, अगर उसने ग्रीन ब्लू को एब्जॉर्ब किया है तो कैसा कलर दिखाई दे रहा है, ऑरेंज, ठीक है, ये थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया है, बाकी आप कितना याद कर सकते हैं ये याद इतना नहीं होगा कोई, अब ये एक ऑप्शन में अंदाजा लगाने के लिए है, बाकी इतना हर कॉम्प्लेक्स का कलर तो याद नहीं करेंगे, अपन कलरलेस याद कर सकते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन सीख गए अपन, मोल का ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ है उसका कलर अपने को विजिबल होगा, ये बात समझ आ गई। अब एक और बात समझा देते हैं फिर तो आपका टाइम ही हो गया है ना, चलो
कितने गए? अब देखो कभी कभी क्वेश्चन मेंस में भी आए हैं, एडवांस में भी आए हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? तो बस 2-3 फैक्टर है, जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ओ या डेल्टा टी या कह सकते हो CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो? तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जो हम लोग काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होने के चांसेस हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये सारी वैल्यूज ज्यादा होंगी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मतलब कोई केस दो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मान लो 2 आयरन के कॉम्प्लेक्स बनाए, दोनों में आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और एक में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया और एक में वीक फील्ड लिगेंड लगा दिया, ऑक्टाहेड्रल दोनों है, तो आपसे कंपेयर करने को बोल दिया कि कौन सा ऐसा है जिसमें क्रिस्टल फील्ड CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी या जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो आप क्या बताएंगे, क्या देखेंगे? लिगेंड जो डिफरेंस है वही देखेंगे। डिफरेंस अगर लिगेंड का है, जैसे एक में H2O लगा दिया, एक में Cn- लगा दिया, तो Cn- इज स्ट्रॉन्ग, H2O इज वीक, तो जहां स्ट्रॉन्ग है वहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट, जैसे मान लो आप ले लेते हो साइज ऑफ मेटल आयन, साइज ऑफ मेटल आयन। देखो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें 3D है, कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें 4D है। 4D के इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई, 3D सीरीज का एलिमेंट है, और एक एग्जांपल ऐसा है जिससे 4D सीरीज का एलिमेंट है ना? तो सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से, कि अगर 3D है तो क्या होगा? 3D जो होगा, 3D का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉलर देन 4D, 4D बड़ा होगा। ठीक है, अब ऐसे समझो, मान लो ये 3D है, 3D के लोब यहाँ तक है, लिगेंड इधर से आ रहा है, और मान लो 4D है, 4D के लोब इतनी दूर तक है ना? तो लिगेंड उधर से आ रहा है, तो जल्दी से अप्रोच लिगेंड किसको करेगा? जिसके लोब बड़े बड़े हैं उसको लिगेंड जल्दी से अप्रोच करेगा, है ना? तो साइज अगर बड़ा है एटम का, साइज अगर मेटल आयन का बड़ा है, या आपको कंपैरिजन में ऐसे दे सकते हैं, साइज से भी दे सकते हैं, जिसका साइज बड़ा है वहां पे स्प्लिटिंग क्या होगी? स्प्लिटिंग मोर। यानी 3D और 4D को अगर कंपेयर करोगे, 5D को अगर कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लिगेंड को इंटरेक्ट करने में क्या होगी? आसानी होगी। बात क्लियर है? थर्ड और लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर है आपका चार्ज ऑन मेटल आयन।
मेटल आयन पे चार्ज की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, दोनों केस, दोनों लिगेंड भी सेम है। कॉम्प्लेक्स आपने क्या ले लिया, ऑक्टाहेड्रल ले लिया, और लिगेंड भी सेम ले लिया। मान लीजिए यहाँ पे भी H2O ले लिया और यहाँ पे भी H2O ले लिया। यहाँ पे M+3 चार्ज है और यहाँ पे क्या है सेंट्रल मेटल पे, M+2 चार्ज है। तो जहां पे M+3 चार्ज है ना, चार्ज ज्यादा है सेंट्रल मेटल पे, वहां पे लिगेंड से इंटरेक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड क्या है, लिगेंड जो होता है उसके पास क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। और सेंट्रल मेटल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो माइनस और प्लस के बीच कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जहां पे चार्ज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। किसके किसके बीच में, लिगेंड एंड मेटल के बीच में इंटरेक्शन मोर, सो स्प्लिटिंग मोर। पॉइंट क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब वो स्टेबिलिटी वाला रहता है, क्लास छोड़ दी जाए आपकी, क्या कहते हैं आप लोग, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। हमने अपनी एलजी लेकिन नहीं लिखा है। कहाँ है एलजी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एलपी, एलपी लोन पेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको वो करा देंगे स्टेबिलिटी वाला, उसका जो क्वेश्चन आया वो करा देंगे। वो छोटा सा केसी का अपोजिट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उस पे जो सवाल आया वो करा देंगे। मैम ये जो M+3 के नीचे लाइन लिखी है वो पढ़ के बताओ। M+3 के नीचे लिखा है लिगेंड मेटल इंटरेक्शन इज मोर, सो स्प्लिटिंग इज मोर। +2 के कंपैरिजन में +3 में लिगेंड मेटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा।